डीजल जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। जब तक कि प्रेशर नहीं पड़ता उनके ऊपर, ना तो वो एबीएस लगाएंगे, ना एयरबैग्स लगाएंगे, न बाकी सेफ्टी के इक्विपमेंट्स लगाएंगे। Hi Kanti Bhaiya and welcome to the Auto Tattva podcast. Thank you so much for joining in. And इस पॉडकास्ट में हम एज यूजुअल ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आपके लिए भी बहुत सारे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो है मैंने ऑलरेडी लाइन अप कर रखे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ कि आपने ऑलमोस्ट 16 ईयर्स जो है इन दी डिजिटल मीडिया और आई वुड से इन टीवी मीडिया आपने स्पेंड किया है। हम सब जो है बड़े हुए रफ्तार देख के ही। So now that you have transitioned into like YouTube space and digital content creation, तो how is it different from the TV? Because वहाँ पे तो बहुत सारी large scale setup होते हैं। सो फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा उससे स्पेंड कर लिया है मैंने, क्योंकि जी के वक्त से ही, अगर आपको याद हो, वेलोसिटी करके Yes, yes. वो मैं करता था। उसके बाद मैंने एनडीटीवी ज्वाइन किया। सो ऑलमोस्ट 22 ईयर्स, 21 ईयर तो हो गया टीवी करते हुए, आई मीन वीडियो करते हुए, जिसमें से 2 साल अब जो है वो डिजिटल में हुआ है। सो टाइम्स ड्राइव इज मोर देन 2 years now. So this is the first digital platform which I worked for. और उसमें व्हाट यू सेड वो बहुत ही सही और सटीक बात थी, क्योंकि जो टीवी में अगर हम बात करें तो वहां पर हमेशा से ही जो जो स्केल होता है, जो फ्रेम होता है, वो हमेशा बड़ा रहता है। उस वक्त जो है, अगर आप देखें, बेस्ट कैमरा, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट प्रोफेशनल्स, वो सारे टीवी में मिलते थे हमें। और टीवी का रीच भी बहुत ज्यादा, बहुत ही अलग तरह का था। एंड दैट इज द रीजन, आई मीन, वी मेट ऑल्सो, दैट्स व्हाई यू फॉलोड मी ऑल्सो, अगर आपने देखा हो, क्योंकि वो टीवी में उस वक्त और कुछ डिजिटल या बाकी कोई और ऑप्शन तो होता नहीं था। तो वहाँ उस हिसाब से वो लेवल जो था वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा एम्पलीफाइड था, टेक्नोलॉजी वाइज, फीचर वाइज, एक्सपीरियंस वाइज और अप्रोच वाइज ऑल्सो। और धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी चेंज हुआ और मीडियम्स चेंज हुए, तो उस हिसाब से ये मुझे बहुत, जो अब अगर मैं डिजिटल टीवी टू डिजिटल की बात करूँ, तो सबसे जो बड़ा डिफरेंस है वो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का ही है, विच गिव्स यू सो, आई मीन, विच लिबरेट्स यू इन सो मेनी मैनर्स। आज की तारीख में 15-15 सेकंड की जो, या 30 सेकंड की जो इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, वो भी, उसका रिजल्ट भी वो 15 या 30 सेकंड में जो इस तरह का वीडियो हम बना रहे हैं, वो ऐसे वीडियोस कहीं ज्यादा बेहतर हैं जो हम लोग एक दिन के या आधे दिन के शूट के बाद 2001 या 2002 में बना पाते हैं। सो बिगेस्ट डिफरेंस इज ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी। और जो चेंज ओवर में उसके अलावा बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे नजर नहीं आया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे जो डिलीवरी होती थी स्टोरीज की, वो हमारा वीकली शो था। रफ्तार वाज ऑलवेज वीकली शो। और अब जो है, विच इज लाइक ब्रेकिंग न्यूज सिनेरियो, द मोमेंट कोई लॉन्च होता है, तो आपको तुरंत या तो वीडियो डालना है, या आपको उसके बारे में ट्वीट करना है, या इंस्टाग्राम पोस्ट करना है। और जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनकी उम्मीद यही होती है कि आप फटाफट बाकियों से पहले वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाएं। तो आई गेस जो मेरा बैकग्राउंड रहा न्यूज वाला, हार्डकोर न्यूज, जो जनरल न्यूज जिसे कहते हैं, तो वो भी मैं एंकर करता था। तो उस चक्कर में वो दोनों अब मिक्स हो गया यहाँ पर, वेयर यू हैव टू मेक फीचर वीडियोज ऑल्सो, आई मीन लॉन्ग फॉर्म वीडियोज ऑल्सो, और एक ब्रेकिंग न्यूज सिनेरियो में काम करना पड़ता है। तो जो टीवी का एक्सपीरियंस रहा वो यहाँ पे यूज हो रहा है, बट अगेन टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, तो स्टोरी टेलिंग भी अब डिफरेंट हो। सो आपको ये नहीं लगता कि एटलीस्ट ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी पहुंच पा रहे हैं? लाइक अभी अगर हम देखते हैं तो से फॉर एग्जांपल लाइक टिकटॉक और रील्स जैसे वीडियो जो है वो टीयर 2 टीयर 3 या जो रूरल डेमोग्राफी है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। तो कहीं ना कहीं इसका भी तो आपको एक फ़ायदा लगता ही होगा ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। नहीं, बिल्कुल। उसमें आई मीन, आई वोंट से कि फायदा या नुकसान, मैं इसको ये कहूंगा कि आज की तारीख में अगर हम लोग स्टोरी टेलिंग की बात करें, वो वही प्लेटफॉर्म हो गया है। बिकॉज हम जो बहुत सारे लोग जो बात करते हैं, वी आर ऑल्सो टॉकिंग ऑन ऑन द बेसिस ऑफ आर
आर इमीडिएट सराउंडिंग्स। हम लोग जैसे मैं दिल्ली नोएडा में पला बढ़ा, आप जिस शहर में रहे या आप जहाँ काम कर रहे हैं, तो हम लोगों का इंटरेक्शन बहुत वैसे इलाकों में रहता है जहाँ पर टीवी का रोल जो है बहुत कम हो गया है। लेकिन छोटे छोटे इफ इफ आई कैन गिव यू माय एग्जांपल, जहाँ मैं छोटे छोटे ऐसे ऐसे जगहों पर गया था जहाँ आई नेवर एक्सपेक्टेड पीपल टू रिकग्नाइज मी, और लोगों ने न सिर्फ पहचाना बल्कि उन्होंने मेरे बहुत सारे प्रोग्राम का याद दिला दिया कि, तो पेनिट्रेशन टीवी का अभी भी है, लेकिन हो सकता है कि छोटे शहरों में ज्यादा है। जहां तक इसका सवाल है, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, अगर मैं आज की तारीख के नए प्लेटफॉर्म्स की बात करूं, व्हाट आई एंजॉय द मोस्ट, कि अब स्टोरी टेलिंग कहने का ना बहुत अलग अलग तरीका हो गया है। तो आपको, हाँ। मैं केवल ये नहीं है कि मैं शूट करूं और हफ्ते में आखिर में डालूं। अगर मुझे, जैसे कल ही मैंने कोई छोटा सा वीडियो था, उसका कोई तुक नहीं था, रैंडम एक वीडियो जिसको हम लोग टीवी के टाइम में एनजी टेक कहते थे, हाँ, जो टेक यूज नहीं होगा, उसको आपने एक स्लोमो करके डाल दिया और बहुत से लोग खुश हो रहे हैं, जिसका तुक नहीं है, बट यू यू कैन जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ। सो मुझे उस हिसाब से बहुत पसंद आता है कि क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग में मुझे बहुत फ्रीडम मिलती है। इसके अलावा जो आप कह रहे हो पहुंच, ऑब्वियसली वो पहुंच, मेरे ख्याल से पहुंच से ज्यादा मुझे जो असली डिफरेंस मिलता है या जो फील होता है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी स्पेंट 20 years इन टीवी, तो यहाँ सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है ना, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स का आता है। अब जो है ना बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया। इफ आई एम नॉट डूइंग, अगर मैंने कुछ मिस किया या कोई पॉइंट मैंने गलत बोला या मैं अटपटा गया बोलने में, अगर मैं टीवी में फंबल करता था तो किसी को कोई, मतलब ऑब्वियसली लोग देखते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। आज की तारीख में अगर कोई भी अगर कपड़ा भी आपने मतलब उल्टा सीधा पहन लिया, या आपका मुड़ा हुआ है या माइक टेढ़ा लगा हुआ है या चश्मा आपका गंदा है, तो वो भी सब देख रहे हैं, तुरंत बता भी रहे हैं, है ना। तो वो मुझे वो सबसे बड़ा डिफरेंस लगता है, जो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, कि तुरंत ही इंटरेक्शन मुझे मिल जाता है, लोग बता देते हैं फीडबैक, एंड इट कीप्स यू ऑन योर टोज। तो आप ऐसा नहीं कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ यार हमने जो बोल दिया वो वही सब पत्थर की लकीर है। वहां पर 10 लोग, इसलिए 5-6 लोग ऐसे भी होते हैं जो टाइम पास कर रहे होते हैं, लेकिन 3-4 जेन्युइन लोग होते हैं जो कि बिल्कुल। फीडबैक अच्छा देते हैं। और जैसे आज ही एक बार इंटरेस्टिंग कमेंट पता नहीं कहाँ पे आया था कि मैंने अभी BMW GS 310 GS की स्टोरी की थी, उस पर मैंने बोला था कि लो एंड मुझे ताकत थोड़ी और चाहिए थी तो अच्छा और ज्यादा मजेदार है। किसी ने मेरे इम्पल्स का रिव्यू याद दिला दिया कि आपने इम्पल्स के टाइम में बोला था कि इसमें और ज्यादा ताकत चाहिए थी, फिर आपने एक और 300 cc बोला था कि थोड़ी और ताकत होती, अब इसमें बोल रहे हो कि थोड़ी और तो अब आपको याद है कि उनको, कि इम्पल्स के टाइम से उनको याद है, तुरंत उसने एक्सप्रेस भी कर दिया, आपको तुरंत पता भी चल गया कि हाँ कि कोई एक ऐसा व्यूअर है आपका जो इतने दिनों से आपको देख रहा है, and he's keeping a tab on you, and it feels good also, and it also gives you a certain kind of responsibility। आप कुछ भी कैसे नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं कि लोग याद नहीं रखेंगे। एक्चुअली ये टू वे कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं जो हो गया है, क्योंकि टीवी में वन वे था, अब टू वे है, तो आप इधर से मतलब जो बेसिकली आप जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो उसके ऊपर इंस्टेंट वैलिडेशन जो है वो इंटरनेट की वजह से एनेबल हो गया है। ये तो सही बात है बिल्कुल। एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता था, दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नाउ अभी टेस्ला हमारे मार्केट में आने वाली है, तो अभी अगर आप इंटरनेट पे देखें तो दो टाइप के लोग हैं। एक हैं जो कहते हैं कि ये मतलब यूजलेस है, इंडिया में टेस्ला का आना मतलब कहाँ चार्ज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एंड देन देयर आर अनदर सेट ऑफ पीपल जिसमें एटलीस्ट मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि टेस्ला का आना जो है इंडिया में कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा मूव है। मे बी नॉट बिकॉज फ्रॉम द पॉइंट कि मैं एक मतलब टेक्नोलॉजी या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, बट एज अ जनरल कंज्यूमर ऑल्सो आई फील कि हाँ इट्स अ गुड थिंग। सो आपको क्या लगता है मतलब अबाउट दिस होल इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर इंडिया में कैसा है या किस तरीके से उभर के आएगा? I'm more of a middle path kind of guy, तो I will not call it black or white। इसमें ऐसा नहीं है कि सही ही होगा या गलत ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर देखें तो जो पेनिट्रेशन या जो लोग खरीदेंगे, वो कितने लोग खरीदेंगे टेस्ला, बहुत कम लोग खरीदेंगे। और जिस तरह का मार्केट हम देख रहे हैं, तो वहाँ दूसरी बात यह है कि क्या टेस्ला की वजह से जो बाकी कल्चरल और सोशियो इकोनॉमिक या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस आए यूएस में, क्या वो यहाँ आएंगे? वो नहीं आएंगे उस तरह से, बिकॉज जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे उन्होंने तैयार किया हुआ, यहाँ पर अभी तक जितनी जानकारी हमें है, आई डोंट थिंक कि वो उस तरह के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क या इस तरह के नेटवर्क को फटाफट लगाएंगे। एक जो है उसका जो फायदा जो यूएस में जिस तरीके से हुआ, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बट आप जो कह रहे हैं, आई ऑल्सो अग्री, ऑल्सो अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ
रिएक्शन और एन इन्फ्लुएंस जो एक फ्लैगशिप मॉडल का होता है। जैसे फ्लैगशिप मॉडल ऑब्वियसली हमेशा सबसे ज्यादा नहीं बिकती है, लेकिन वो बताती हैं कि हाँ ये कि कंपनी क्या क्या कर सकती है या इस मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो उस हिसाब से एक फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक व्हीकल ये हमेशा से रही है। लोगों का इंटरेस्ट इसके ऊपर हमेशा से रहा है। लोगों के अंदर एक नए तरह के अवेयरनेस पैदा करने का काम ये करेगी। दिस इज व्हाट आई फील। अगर टेस्ला आती है तो अब आम जनता जैसे हायाबुसा आई थी, फिर रिमेम्बर जब हायाबुसा आई थी तो सुपर बाइक किसी को ज्यादा पता नहीं था, कुछ नहीं था, बट उनको ये पता था कि धूम बाइक आ गई है। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि नो वन, जब उन्होंने एक्चुअली जब ऑफिशियली लॉन्च भी किया तो ऐसा नहीं कि वो लोगों ने धड़ाधड़ जाके खरीदना शुरू किया, बट इट ऑल्सो क्रिएटेड अ सर्टेन काइंड ऑफ अवेयरनेस अराउंड सुपर बाइक्स, हाई परफॉर्मेंस बाइक्स एंड टॉप स्पीड एंड लैंड स्पीड रिकॉर्ड। आई मीन इस तरह की चीजें जो बड़ी सारी चीजें जो इससे जुड़ी हुई थी। तो आई फील इससे जरूर फायदा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर अवेयरनेस में। बट अगर हम सीधा फायदा देखें कि कितनी बिकेगी और कितनी नहीं, आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा बिकने वाली है। नंबर्स के हिसाब से अगर देखें तो आई डोंट थिंक कि इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बदल जाएगा या बढ़ जाएगा, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट आई हैव। जितना भी हम लोग अलग अलग देखें तो इसका जो फायदा होगा वो मार्केटिंग, सोशल अवेयरनेस और इन्फ्लुएंस के हिसाब से ज्यादा होगा। बट ऐसा क्या आप इस चीज़ को मानोगे कि जैसे कि लाइक द आईफोन इफेक्ट, नाउ जब आईफोन आया था, नाउ व्हेन 2007 के बाद पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हाँ आईफोन इज समथिंग दैट इज द फ्यूचर, और टच स्क्रीन फोन्स और स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फ्यूचर। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं टेस्ला के, बट आईफोन कभी भी नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के लिए शायद उस टाइम इट वाज नॉट टारगेटेड टुवर्ड्स देम, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे जो है लोग जो है उसके प्रति मतलब उसका एडॉप्शन रेट बढ़ता गया। तो डू यू ऑल्सो फील कि इंडिया में भी एट वन पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन भी कुछ इसी तरीके से होगा? आई फील जो इलेक्ट्रिक, जो इफ यू लुक एट मैन, आई मीन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जो चीज यूज कर रहे हैं, जो चीज सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है, वी एज ए ह्यूमन बीइंग वी थिंक दैट दिस इज बिकॉज ये हमने चूज किया है। अगर आप उसके बेस पे जाए तो आपको पता चलेगा कि आपको दिया गया है, इसके बाद वो ट्रेंड बना। एप्पल ने जब आईफोन यहाँ लेके आई तब पता चला कि हाँ इस तरह के इंटरफेस, इस तरह के ग्राफिक्स, इस तरह का टच स्क्रीन, इस तरह के फीचर्स भी होते हैं, और इवेंचुअली बाकी कंपनीज भी आए। अगर आप देखो मोटरसाइकिल्स का जो पूरा कल्चर, जो इंडिया इतना बड़ा मार्केट बना, वो तब बना जब हीरो लेकर आई इस तरह के बाइक। या स्कूटर का अगर जो कल्चर वापस आया वो इस वजह से आया क्योंकि होंडा के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे। वो टाइप तोड़ने के बाद शुरू में वो मोटरसाइकिल मार्केट में नहीं घुसना चाह रहे थे, तो अब वापस स्कूटर का कल्चर आ गया। सो पॉइंट इज दैट वी फील दैट हाँ हमने ये ट्रेंड चलाया, या वी हैव चोजन इट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट। तो अगर सप्लाई हो, माय पॉइंट इज दैट अगर सप्लाई हो ना, जैसे अगर आप एग्जांपल देखो नेक्सॉन 2000 से ज्यादा ईवी जो है वो बिक चुकी है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे रेंज में आई है जहां पर लोग सोच रहे हैं, एक तो टाइम भी वैसा हो गया कि व्हेन पीपल आर स्पेंडिंग मोर, एंड देन रेंज जो उसका आया है, न सिर्फ प्राइस रेंज बल्कि बैटरी का रेंज, वो एक ऐसा एक कॉमन स्पेस में आया जहां पर लोग कहते हैं चलो थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं, अगर सेकंड कार हम लेनी है तो हम ले सकते हैं। सो पॉइंट अगेन इज दैट अगर सप्लाई वैसा होने लगे, उस तरह के प्रोडक्ट्स और बनने लगे जहां थोड़ी और सस्ते हो, जिसका रेंज ज्यादा हो, क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रगल कार कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर केवल रेंज का ही हो रहा है। अगर बैटरी उनके पास हो जाए तो फिर उनको कोई फाइट ही नहीं है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके साथ मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मैंने जो एप्पल और बाकी को एग्जांपल दिया था कि आप सप्लाई जा, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस करे कंसोलिडेटेड तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से, क्योंकि अभी जो है हम लोग इवन एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों के पास भी इतने सारे प्रेस रिलीज आते हैं। जैसे अभी अभी हमने देखा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला है 100 चार्जिंग स्टेशन का दिल्ली में, आज ही आई गेस न्यूज आई है। उससे पहले हमने देखा कि कुछ प्राइवेट कंपनीज चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए काम कर रही हैं, कुछ कंपनीज चार्जिंग स्टेशन के लिए किसी और से टाइप कर रही हैं। तो अभी बहुत ही फ्रैगमेंटेड कोशिशें चल रही हैं। एक बार जब गवर्नमेंट की तरफ से पुश आएगा, है ना, और जब कंपनीज की तरफ से सप्लाई आएगा गाड़ियों का, देन अपने आप ही ऑर्गेनिकली वो सिस्टम मेरे ख्याल से डेवलप हो जाएगा।
और वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि हो भी रहा है। बट अगेन वो जब तक सप्लाई नहीं आएगा ना, तब तक हम लोग अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, अपना चॉइस चेंज। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी जो है यहाँ पे एज ए यूनिफाइंग फैक्टर की तरह रोल अपना प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो भी आप कह रहे फ्रेगमेंटेड तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले दैट यूनिफाइंग रोल कि नहीं अब सारी चीज़ों को हमें एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, काइंड ऑफ द एग्रीगेटर ऑफ ईवीज, लाइक नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट बट उस तरीके से। आई मीन पॉलिसी लेवल पे यू हैव टू गिव, बिकॉज इफ यू लुक एट आज की डेट में इतना बड़ा मार्केट है, डिजायर है, और वो ये सॉरी एक्सेंट, और ये सारे जो हमारे 4 मीटर से छोटे सेडान्स थे, वो एक सिंपल छोटे से रूल के बाद आए, राइट? जब जब इंडिया को ग्लोबल हब बनाना था स्मॉल कार का, और उन्होंने एक रूल रख दिया 4 मीटर से छोटी। इसका उस वक्त अभी भी आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा ऐसा लॉजिक आप अगर ढूंढने पे जाओ तो क्या होगा लॉजिक, बट पॉइंट वाज दैट उसको स्मॉल कार। अब उसके बाद देखिए कि एक रेगुलेशन की वजह से एक पूरा अलग सेगमेंट खड़ा हो गया, जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं दिख रहा था। So the moment government does something of that sort, obviously मार्केट जो है उस तरह से डेवलप। ऑब्वियसली गवर्नेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि उसको रेगुलेट करो कैसे करना नहीं करना, बट एक उनको पुश एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, एक ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा, जिससे कि सारे लोग, जैसे अभी हमने सजेस्ट भी किया था मैंने कि इन केस जो चार्जिंग स्टेशन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जस्ट इमेजिन कि अगर मेरे और आपका घर, मतलब मैं तो 16th फ्लोर पे रहता हूँ, आपका मान लीजिए घर ग्राउंड फ्लोर पे है, एंड इफ यू आर अलाउड टू सेल योर डोमेस्टिक सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी विथ 1 एक्स्ट्रा मीटर, समझ सकते हैं कि कितने सारे चार्जिंग स्टेशन आप पूरी इंडिया भर में बना रहे हैं, राइट? yes, तो उस तरह के छोटे छोटे जो चेंजेस अगर आ जाए ना, वो भी तब आएगा जब आपके पास, क्योंकि आई एम श्योर इंडिया में अगर मेरे दिमाग में बात आ रही है तो लाखों करोड़ों के दिमाग में पहले से आइडिया आ चुका होगा, बिल्कुल। है ना? तो वहां पर उनको एक अलग से मीटर आप दीजिए, गवर्नमेंट दे सकती है, और उसमें सप्लाई करो प्राइवेट, आपको जो भी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी आई उसमें बस आप मेजर करो कि भाई ने कितना बेचा है इलेक्ट्रिसिटी, उसको हिसाब से चार्ज करो। आई मीन इट इज नॉट वेरी टफ टू डू, बट थिंग इज दैट वो वाला मोमेंट आई गेस इट हैज टू कम फ्रॉम ये दोस पॉलिसीज, इट हैज टू कम फ्रॉम गवर्नमेंट। अब जब पॉलिसी की हम बात कर ही रहे हैं तो अभी स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में भी बात हो रही है। सो नाउ वो आपको क्या लगता है कि सही है या नहीं है? बिकॉज कहीं अगर देखा जाए तो जो वो इंसेंटिव्स रखने का गवर्नमेंट बात कर रही है, लाइक ओईएम के तरफ से डिस्काउंट अगर आप अपनी कार स्क्रैप कर रहे हो, या जो भी ये सारी रजिस्ट्रेशन टैक्स पे जो है कमी, तो ये आपको क्या लगता है कि दिस इज गोइंग टू लाइक गिव अ राइट पार्ट टू द ऑटोमोबाइल सेल्स पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें? Yeah, obviously it will because आप अगर देखें किसी भी बड़े शहर में भी देखें, आई एम श्योर वो नंबर्स काफी कम होंगे, बट हर एक कॉलोनी में, हर एक चौराहे पर 2-3 ऐसी गाड़ियां रहती हैं जो बस पड़ी रहती हैं, जिसका कोई तुक नहीं रहता, धूल खाती रहती हैं, बेचारी पड़ी रहती हैं। तो आई मीन ये तो केवल उसका कॉस्मेटिक या केवल विजिबल पार्ट है, बट इन रियलिटी ऑब्वियसली ये चेंज तो इससे होगा अगर आपको इंसेंटिव, क्योंकि अभी मौत जो है, आई मीन गडकरी साहब ने कहा भी था कि वो अनाउंस करेंगे इसका डिटेल्स, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास डिटेल्स आए उसमें ये पता नहीं चल रहा है कि दरअसल पेनल्टी या फिर इंसेंटिव होगा क्या। हम जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक एडॉप्शन की बात, क्योंकि अगर आप देखिए स्क्रैपेज पॉलिसी भी ना, एक वो खबर थी कि हर दूसरे हफ्ते एक ना एक हेडलाइन बनी जाती थी कि आने वाले स्क्रैपेज पॉलिसी, आने वाली स्क्रैपेज पॉलिसी। सो एक बार वो डिटेल आ जाए, आई थिंक इट विल चेंज ओनली, आई मीन प्रोवाइडेड दैट उसके लिए आपको आपके पास स्ट्रॉन्ग इनफ रीजन वो दे। अब स्ट्रॉन्ग इनफ रीजन में चाहे वो आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा हो, रजिस्ट्रेशन फीस में माफी मिल रही हो, या पुरानी गाड़ी हटाने के लिए कुछ हर जाना, क्योंकि जो अभी थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा था, देन आई रियलाइज कि ऑब्वियसली इसमें एक बड़ा जो एस्पेक्ट है वो कमर्शियल व्हीकल्स का भी है ना? तो वहाँ कमर्शियल व्हीकल्स जो पुरानी हैं, उनकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, या उनकी वो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी फ्लीट ऑपरेटर्स होंगे, वहां पर किस तरह से उनको इंसेंटिव मिलता है चेंज ओवर या नई गाड़ी खरीदने के लिए, नए ट्रक खरीदने के लिए, उनको क्या फायदा होता है या क्या नुकसान होता है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। आई गेस विल हैव टू, आई मीन इतना वेट कर ही लिया स्क्रैपेज पॉलिसी का, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा कि डिटेल पता चले कि मिनिस्टर साहब इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, बट आई थिंक थोड़ा सा सॉर्ट आउट तो होगा। एंड प्लस ऑल्सो गवर्नमेंट को भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लाइक स्क्रैपेज डॉक यार्ड एंड ऑल दोस थिंग्स के लिए भी, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जाएगा। हाँ, तो उसमें मेरे ख्याल से अभी तक जहां तक मैंने देखा है वो तो प्राइवेट पार्टीज वैसे भी कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ एक ऑथराइज्ड स्क्रैपेज यार्ड्स वगैरह हैं, और कुछ एक प्राइवेट वैसे ही ओनर जो लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे
दिल्ली में भी जो पुरानी गाड़ियों के ऊपर बंदिशें हैं, उसके बाद आप कईयों को एनओसी नहीं मिलता है बिफोर दैट आरसी इज फिनिश्ड। उससे पहले एनओसी मिलना बंद हो जाता है, तो यू एंड अप स्क्रैपिंग इट। तो या उसमें आपको देखना पड़ेगा कि मेरे ख्याल से प्राइवेट प्लेयर्स पहले से हैं, वो थोड़े और बढ़ेंगे वहां पर। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट या गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। दे जस्ट हैव टू गिव द गाइडलाइन, ब्लूप्रिंट। इफ वी आर इंस्पायर्ड इनफ, हम लोग क्यों नहीं खरीदेंगे, क्या क्यों नहीं बेचेंगे। एंड एक और क्वेश्चन जो मेरे पे बहुत आता है, आपके पास भी आता है, दैट इज ऑल अबाउट द डीजल इंजन्स, कि डीजल इंजन का फ्यूचर क्या है, क्या ये बंद हो जाएगा। एंड नाउ मारुति इज लाइक कि दे आर गोइंग टू कम बैक विद देयर 1.5 डीजल। तो आपको क्या मतलब, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन डीजल इंजन्स, इसका फ्यूचर क्या है हमारे कंट्री में? अगेन इट इज पार्ट ऑफ, आई मीन आज डीजल जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट है डीजल का अभी तुरंत जाने वाला नहीं है। आई मीन जो लास्ट सेल्स वाली जो बात हुई थी, वहां पे कहा गया था कि जो रेशियो है वो काफी तेजी से गिरा है। बट आई थिंक मारुति विल ब्रिंग देयर 1.5 डीजल, अभी तो नहीं, बट क्योंकि शुरू से ही उन्होंने एक तो ऐलान किया ही हुआ था कि अगर कस्टमर्स को चाहिए होगा तो हम लेकर आएंगे, उनका फीडबैक मिलेगा तो लेकर आएंगे। तो वो फीडबैक दरअसल मार्केट के नंबर्स का ही फीडबैक होता है, जहां पर मार्केट में अगर आप नंबर देखते हैं तो कंपनीज लेकर आती हैं, और नहीं मिलता है तो नहीं लेके आती हैं। लेकिन यहाँ जैसे नंबर एक, नंबर दो कंपनी के एटीट्यूड में अगर बात करें तो यहाँ आप देखिए जैसे Hyundai बहुत ज्यादा अपबीट है डीजल को लेके। मारुति शुरू में उन्होंने कह दिया था कि नहीं चाहिए छोटी, लेकिन अब लेकर आने की बात हो रही है। बट आई थिंक फ्यूचर तो है, बट लिमिटेड। वहां पे ऐसा नहीं होगा जैसे एक टाइम में हो गया था 60-40, 50-50, वो नहीं वो रहेगा तो नहीं मेरे है। ख्याल से। हाँ, 30-70, 20-20-80 इस टाइप से रहेगा। बट आई डोंट सी दैट कि डीजल तुरंत या आने वाले 2 से 3-4 साल में बिल्कुल कहानी खत्म हो जाए। आई डोंट, मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि दो चीजें, एक और प्रोसेस जो साथ में चल रहा है वो है क्लीनलीनेस ऑफ डीजल इंजन, कि जो टेक्नोलॉजी है उसको और पहले से ज्यादा क्लीन करती जा रही है। तो यहाँ पर वो भी एक फैक्टर है जो उसकी ऊपर थोड़ी तो बढ़ा रहा है। और प्लस जहाँ जब तक कमर्शियल व्हीकल्स जितना है हमारे इंडिया में, वो सभी के सभी ऑलमोस्ट डीजल पे ही चलते हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक उनका भी मतलब एक ट्रांजिशन नहीं होता है, उनका भी ट्रांजिशन जो है क्लीनर फ्यूल की तरफ होना ज़रूरी है। अदरवाइज सिर्फ अगर हम पैसेंजर कार्स को ही कहते रहे कि नहीं दे आर दी पोल्यूटिंग पार्ट, तो दैट्स नॉट राइट। इनफैक्ट डीजल से पोल्यूशन कमर्शियल व्हीकल्स का भी होता है। हाँ, मतलब वहां पे अगर आप जब फिगर्स पर ही आए तो ये चूंकि कार्स जो है हम लोगों के सामने नजर आती हैं, उनके टेल पाइप से धुआं सामने निकलता हुआ नजर आता है। इस वजह से पॉल्यूशन की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की ही बात करते हैं। बट आई मीन द कंट्रीब्यूशन इज व्हाट, मे बी 1/5 ऑफ टोटल पॉल्यूटेंट्स। तो वो नंबर्स इस हिसाब से ऐसा नहीं कि सारे जो, या 1/4 मैक्स, इससे ज्यादा पॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन या व्हीकल से नहीं होता है। तो यहाँ चूंकि सामने नजर आती है, इसलिए गाड़ियों के ऊपर जो उंगली है सबसे पहले होती है। बट एट द सेम टाइम व्हाट यू सेड इज आल्सो करेक्ट। वहाँ डीजल, बट डीजल जो कमर्शियल व्हीकल्स में उसका इस्तेमाल जो है वो तो जरूरी है ही, लेकिन वहाँ रिक्वायरमेंट दूसरे तरह के है, जहाँ पर डीजल इंजन का जो बिहेवियर है वही ज्यादा यूटिलिटी यूटिलिटी देता है। अब वहाँ जैसे इंटरनेशनली व्हाट वी हैव सीन इज दैट मेनी ऑफ दीज इक्विपमेंट्स, जो बड़े बड़े जेसीबीज और इन सब में बात या कोशिश चल रही है कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। यहाँ पर जो लोड उठाने की का जो रोल है वो डीजल के ऊपर हो, बाकी सारी चीजें इलेक्ट्रिक से हो जाए। So, वो, बट आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। तो ये कमर्शियल व्हीकल्स में तो मेरे ख्याल से और ज्यादा उम्र है अभी डीजल। आई एम नॉट, बिकॉज अभी तक ऐसा कोई ड्रास्टिक, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आई है डिसरप्टिव जिसको लगे कि हाँ ये तुरंत यही है, इसी से काम चलेगा। बिकॉज कमर्शियल व्हीकल के भी अगर आप देखो तो उनको भी अगर हम 100% इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करें, उनके लिए सबसे पहले बैटरी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा आगे की होनी चाहिए, जो फिलहाल नहीं है। अब हम कितना भी ऑप्टिमिस्टिक हो जाए, वो है तो सच्चाई है। नहीं, वही है। आई मीन जैसे बोलते हैं ना, होप इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। Yeah. जस्ट बिकॉज वी होप दैट डजंट मीन कि वो चेंज हो जाएगा। कि आई रिमेम्बर 2-3 ऐसे सेमिनार्स में मैं गया था जहाँ पर बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करने वाले बड़े सारे स्कॉलर्स थे, साइंटिस्ट थे, सबकी फाइट हो गई थी कि भाई रेंज नहीं आ रहा, रेंज बढ़ाओ तो फिर वजन बढ़ जाएगा, रेंज नहीं आ रहा, रेंज नहीं आ रहा। अब वो चीज तो आप भूल ही जाओ अभी। जब तक बैटरी में कुछ बहुत ही रेडिकल चेंज नहीं आता है ना,
तब तक इलेक्ट्रिफिकेशन, मास इलेक्ट्रिफिकेशन, आई डोंट थिंक इतनी जल्दी होने वाला है। सबसे बड़ी फाइट वही है कि जब तक उसका रेंज नहीं आता। मॉडल एस का भी अपडेट आया है, उसमें भी जो उनका जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है जो अभी तक उन्होंने मतलब उसको ऑफिशियली सेल के लिए नहीं डाला है, उसमें भी जो मतलब क्वेश्चन मार्क लोगों का ये है कि मे बी टेस्ला ने जो है कुछ नया एडवांसमेंट किया है बैटरी टेक्नोलॉजी में, तभी उतना ज़्यादा वो निकल के आ पा रहा है रेंज। बट वो भी अभी देखने वाली बात है, बिकॉज जैसे वो प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे आएगा तो अगेन उसको नॉर्मलाइज होने में बहुत टाइम लगना है। एग्जैक्टली, वही तो बात यहाँ फंस रही है। अगर आपको याद हो, रेवा की पूरी कहानी जो थी वो क्या थी, वो वही थी कि आप, चलिए रेंज भी कम था लेकिन उसकी वजह से आई मीन एक्सपेंसिव भी थी वो। तो एक्सपेंसिव भी है, रेंज भी कम है, रेंज एंजाइटी भी दे रही है आपको। तो जस्ट बिकॉज एक स्टेटमेंट, आप कितने किस हद तक लोग ले सकते हैं, किसने नहीं ली, आई मीन ली, बट या किसने नहीं ली उस हिसाब से खरीदी। तो आप जब तक प्रैक्टिकलिटी के रेंज में वो नहीं आएगा, लोग स्ट्रेच भी करेंगे तो कितना स्ट्रेच करेंगे। तो यहाँ पर आप बैटरी टेक्नोलॉजी जब तक उसका रेंज नहीं बढ़ेगा और वो कम एक्सपेंसिव नहीं होंगी, तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मास लेवल के ऊपर अडॉप्शन, आई डोंट सी इट हैपनिंग एनी टाइम सून। नॉट लाइक टू व्हीलर्स, नॉट लाइक, बिकॉज टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले जो टू व्हीलर्स थे वो वैसे भी लोग आसपास के दूरी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी बैटरी को लेना निकालना ज्यादा आसान था। कार जो है वो एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है, वो आपके उसमें आप सोच समझ के पैसा लगाते हैं, 17 चीजें सोचते हैं कि ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। आई डोंट थिंक इतनी जल्दी होने वाला है until unless we have some breakthrough बैटरी लाइफ और बैटरी रेंज को लेकर। नोट के तौर पे ये भी बोल दूं कि यहाँ दिल्ली एनसीआर में मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजन था, थोड़ा डिलेमा था डीजल व्हीकल्स को लेकर। यहाँ पॉल्यूशन की भी हालत खराब है। तो यहाँ के जो बड़े सारे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं, जनरली आई आस्क देम कि उनका रेंज, मतलब उनका ड्राइव कितना होता है, और अगर बहुत ज्यादा ड्राइव वो नहीं कर रहे हैं जिससे कि डीजल का जो एक्स्ट्रा प्राइस है वो वसूल सके, तो आई सजेस्ट कि आप पेट्रोल ही लीजिए। यहाँ दिल्ली एनसीआर वगैरह बाकी सब जगहों के ऊपर लागू होने में टाइम लगेगा, बट अगर आप डीजल ले रहे हैं, अगर यहाँ दिल्ली एनसीआर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर बहुत ज्यादा ड्राइव ना कर रहे हो तो गो फॉर पेट्रोल ओनली, जस्ट फॉर सेफ्टी से। कि इफ योर डे मतलब मंथली रनिंग इज लेस देन 2500 किलोमीटर तो द पेट्रोल मेक्स सेंस। मुझे तो अभी भी मतलब ये वाला सही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कैलकुलेशन तो है, इसीलिए मैंने कहा ना कि जो एक्स्ट्रा प्राइस आप दे रहे हैं, क्योंकि अब तो डीजल पेट्रोल के जो प्राइस है वो भी सिमिलर से हो गए हैं। सो एक वक्त में जो कैलकुलेशन जो शुरू हुआ था कि हाँ डीजल जो है सस्ती पड़ती है, वो तब भी शुरू हुआ था जब डीजल के ऊपर सब्सिडी थी। अब जब प्राइस दोनों का बराबर हो रहा है तो फिर आप कैलकुलेशन बड़ी सारी चीजें देखेंगे। एक कैलकुलेशन में कि पेट्रोल डीजल में प्राइस का डिफरेंस कितना है, पेट्रोल डीजल वेरिएंट में एक शोरूम और ऑन रोड प्राइस का कितना डिफरेंस, प्लस आप कितना चला रहे हैं, क्योंकि डीजल का जो फ्यूल एफिशिएंसी होगा पेट्रोल से ज्यादा होगा। तो वहां पे आप कितना चला रहे हैं जिससे कि आपको पैसा वसूल करें, जो भी एक्स्ट्रा डिफरेंस आपने ये दिया। ठीक है, तो पेट्रोल डीजल का डिफरेंस ऑलमोस्ट अब खत्म जब हो गया है, तो फिर एक ही चीज बची है, वो है प्राइस की। वहाँ वो जो एक्स्ट्रा प्राइस को वसूलने में, अगर मेरा जो कहने का, आपने जैसे 2500 का, मेरा उसमें थोड़ा सा और ब्रॉड में देता था थंबनेल जब भी आंसर करता था कि अगर आप 2.5 से 3 साल में पैसा वसूल कर लें तो मेक सेंस, है ना। क्योंकि आमतौर पर अब जो मतलब बड़े शहरों में हम देख रहे हैं 3 साल 4 साल लोग गाड़ी बदल लेते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप गाड़ी बदलने से पहले तक अगर पैसा वसूल कर पा रहे हैं देन इट मेक्स सेंस, अदरवाइज गो फॉर पेट्रोल। सो वही वाला रूल अभी भी मैं कहूंगा। और प्लस दिल्ली एनसीआर वाला मैंने इस वजह से भी किया क्योंकि बहुत सारे लोग उनके अंदर ये एक एजुकेशन या थोड़ा एक एप्रेंशन रहता है। यहाँ पर एक तो डीजल के ऊपर अलग से स्टिकर भी लगता है, तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट भी होगी डीजल गाड़ियाँ। और प्लस एक आपको एक कॉन्शियसनेस के हिसाब से एक गिल्ट भी होता है। और प्लस जिस तरीके से एनजीटी ने डीजल कार्स के ऊपर जो रूलिंग दी थी, उसके बाद बहुत सारे लोग थोड़े से सहमे भी रहते हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप फिर अगर ये सारी वजह हैं तो गो फॉर पेट्रोल। अब कोई भी अगर पूछे तो मैं यही कहूंगा कि पॉडकास्ट देख लो क्रांति भैया के साथ, उसमें सारी चीजें हैं। अभी एक बहुत ही मतलब हॉट टॉपिक है जो कि एक अच्छी बात भी है, दैट इज सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी। अब 5 स्टार रेटिंग नहीं है विच इज आई थिंक कि ऑलमोस्ट एवरी कार मैन्युफैक्चरर शुड नाउ एम एट लीस्ट 4 स्टार। बट अभी अगर हम देखें तो बहुत सारी कार्स हैं जिनका नहीं है करंटली, जो 3 पे या 2 पे। तो व्हाट इज योर टेक ऑन ऑल दिस सिनेरियो? क्योंकि मैंने देखा कहीं ना कहीं कंज्यूमर में भी थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन है अबाउट दी सेफ्टी की, सिर्फ बिल्ड क्वालिटी इज नॉट एवरीथिंग, वो बिल्ड क्वालिटी के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपका इस पे क्या मतलब, बिकॉज आई थिंक कि आप इस पे बहुत ही अच्छा एक मतलब बेटर क्लैरिटी शेयर कर सकते हो।
मुझे ये जरूर लगता है कि इट हैज टू दैट प्रेशर हैज टू कम फ्रॉम आउटसाइड. When you're running a company, when you're you know you're running business, मोरलेस चाहे बहुत सारे अलग अलग CSR एक्टिविटीज हो या ये है वो फोकस क्या होता है? मुनाफा कमाना. ठीक है. अब मुनाफा जब आप बात होती है तो वहां पर अगर आप देखें तो सारे मैन्युफैक्चरर्स का जो जब तक कि प्रेशर नहीं पड़ता उनके ऊपर, ना तो वो ABS लगाएंगे, ना एयर बैग्स लगाएंगे, न बाकी सेफ्टी के इक्विपमेंट्स लगाएंगे. वो प्रेशर कहाँ से पड़ सकता है? या तो गवर्नमेंट से पड़ेगा या फिर कंज्यूमर से पड़ेगा. गवर्नमेंट की तरफ से हमने देखा है कि बड़े सारे मेजर्स अनाउंस किए गए हैं और अब जो है वो ABS और इवन स्मॉल बाइक्स उनमें भी ABS की बात हुई है. तो ये सारे इक्विप्ड हैं, वो सारी चीजें बन रही हैं. अगेन चूंकि गवर्नमेंट की जो रूलिंग या गवर्नमेंट का जो पॉलिसी नहीं है अबाउट क्रैश टेस्टिंग को लेकर, वैसा अभी तक हुआ नहीं है. तो फिर वो वाला एक ग्रे एरिया है जहां पर कंपनीज कह सकते हैं कि हम तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन एनकैप, जो ग्लोबल एनकैप जो होता है, उनका क्या है ना कि हम इंडिया भारत क्रैश टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं या हम लोग उससे कंपेयर करेंगे करके. यहाँ जैसे महिंद्रा और टाटा को देख रहे हैं, वो उसे एक मार्केटिंग टूल के तरह भी वो इस्तेमाल कर पा रही हैं. बहुत सारे लोगों को मोबिलाइज, बहुत सारे कस्टमर्स जो है वो खुश हैं और ये सबसे बड़ी उसका फीचर बन रहा है. तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे लगता है कि कैशलेस को जो लेकर, मतलब जो सेफ्टी को लेकर है, जो भी एफर्ट है या अनाउंसमेंट है, आई गेस मोरलेस वो कैशलेस का वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से बचा है जो गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए पुश. असली पुश आई वुड से हैज टू कम फ्रॉम कस्टमर साइड, है ना. कस्टमर्स जब, क्योंकि यहाँ अगर आप देख लीजिए सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें, बहुत सारे लोग मारुति को चाहे कुछ भी कॉमनली टिन का डब्बा या कोई कुछ भी कह दे, बट सबसे ज्यादा गाड़ियां कौन क्या खरीद रहा है? मारुति ही खरीद रहा है. जितने लोग टाटा नेक्सॉन या XUV 300 की तारीफ कर रहे हैं, अगर वही लोग जाकर खरीदने लगेंगे गाड़ी तो नंबर 1 कंपनी बन जाए मारुति, ये महिंद्रा या टाटा. वो ये रहा है कि यहाँ पर बस सोशल मीडिया पर क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो कस्टमर लेवल के ऊपर अभी तक बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं गया जो होना चाहिए. और वहां पे इतने सालों से मैं रोड सेफ्टी को कवर कर रहा हूँ, तो एक चीज मैंने देखी है विद हमारा जो एक एवरेज रोड सेंस या रोड सेफ्टी को सेंस जो है ना हम लोग का एज अ सोसाइटी बहुत लो है. तो ये जो है क्रैश टेस्ट या सेफ्टी, इसको लेकर हम लोग बहुत ही कैजुअल हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इंडियन रोड के ऊपर मरते हैं, इसी इसी वजह से मरते हैं. चाहे यहाँ पर आप हेलमेट का वो देख लो, यूजेज देख लो. महाराष्ट्र पुणे में मैं चौंक गया हूँ जिस तरीके से राइडर तेज बाइक भगा रहे हैं बिना हेलमेट के, और वहां पर इतना स्ट्रांग बाइकिंग का कल्चर है. मुंबई में मैं चौंक जाता हूँ. दिल्ली में उस हिसाब से अगर देखें तो एटलीस्ट सीट बेल्ट और हेलमेट को लेकर कंप्लायंस है. पॉइंट इज दैट गवर्नमेंट के साइड से थोड़ा सा पुश होना जरूरी है. और दूसरा जो क्रैश टेस्ट को लेकर, और दूसरा ऑब्वियसली कस्टमर की साइड से और ज्यादा वो जब अवेयरनेस बढ़ेगा ना, तो वो मेरे ख्याल से कंपनीज को मानना पड़ेगा. क्योंकि अभी जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल इज नॉट रिलेटेड, जैसे सफारी आई है तो यहाँ पर 4 व्हील ड्राइव जो है वो सबने कहा, सभी जर्नलिस्ट ने कहा कि आप 4 व्हील ड्राइव क्यों नहीं लेके आए, क्योंकि सफारी की तो एक खास, तो टाटा मोटर्स का कहना था कि जब कस्टमर की तरफ से फीडबैक आएगा तो हम लोग 4 व्हील ड्राइव लेकर आएंगे. तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, या तो कंपनी अपनी तरफ से पैसा लगाए, एफर्ट लगाए और शुरू में ही वो 4 व्हील ड्राइव लेके आ जाए, या दूसरा कस्टमर्स की तरफ से ये पुश बैक हो, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या उनके सेल्स फिगर के जरिए बताया जाए कि भाई 4 व्हील ड्राइव की जरूरत है, तो ये फिर वो चेंज होगा. तो सिमिलरली इन क्रैश टेस्टिंग या सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि जब तक कस्टमर जाके डीलरशिप में साफ साफ मना नहीं कर देगा, भाई आपकी गाड़ी मैं इस वजह से नहीं ले रहा हूँ क्योंकि स्टार रेटिंग आपकी नहीं है या फिर क्रैश टेस्ट के जो रिपोर्ट है आपके स्ट्रांग नहीं है, तब तक कंपनीज, जब तक आप उनके ऊपर मुनाफे का प्रेशर नहीं चढ़े होगा कि हाँ बिक्री बंद हो रही है इस वजह से, तो तब तक आप किसी कंपनीज को अपने हद से बाहर जाके, बहुत कम कंपनी ऐसी होती है जो अपने हद से जाके बाहर, देन दे टेक दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव.
फॉर एग्जांपल जो स्विफ्ट हमें मे बी यूरोप में मिलती है, अगर उसको हम इंडिया से कंपेयर करें तो ये बात आप भी जानते हो कि देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस। वहाँ पे यूरो एनकैप में अगर वो 4 स्टार ला रही है तो वहाँ पे मतलब जो बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक सेफ्टी फीचर्स है, वो ही बहुत ज़्यादा है। अगर वो सारी चीज़ें हम इंडिया में ढूंढते हैं तो क्या हमारे इंडिया की कंज्यूमर 5 लाख की स्विफ्ट के लिए 14 लाख रुपए देने को तैयार होगी? वहां पर आपको फिर मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर आपके पास 4 डेटा प्लान है, अगर आपको कम से कम 599 का व्हाट यू कॉल रिचार्ज करवाना ही है, या 199 का रिचार्ज कराना कम से कम होती, कस्टमर तो देगा ही ना। अगर अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर 125 फॉर एग्जांपल जैसे एबीएस है, आपने मैंडेटरी किया बाइक्स में, एबीएस एयरबैग्स आपने कार्स में मैंडेटरी किया, कस्टमर्स ने क्या खरीदना बंद कर दिया? नहीं किया। वो एक जो है रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली जैसा हम बात कर रहे थे मुनाफे की बात, वहां पर कंपनीज की तरफ से रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि उनको फिर एक नए तरह से चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है, नई कोशिशें करनी पड़ती हैं। आप ये सोचिए ना, यहाँ पे गवर्नमेंट वाला जो रोल बोल रहा था वो यही बोल रहा था। जब आप बात कर रहे हैं यूरोप, वहां पे अलग स्टैंडर्ड है, यहाँ पर अलग स्टैंडर्ड है। वहां के लोगों की जान की कीमत क्या ज्यादा है, या उनके 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 वेन्स में ये खून की जगह गोल्ड तो नहीं बहता है ना? तो है ना, कीमत जान की तो सब जगह बराबर है। तो इसी वजह से दूसरा जो मैं पार्ट बोल रहा था ना, सोसाइटी एज अ सोसाइटी वी आर समहाउ वेरी केयरलेस अबाउट आवर दिस थिंग। सड़क के ऊपर पढ़े लिखे लोगों को भी देखिएगा, सड़क के ऊपर इतने बेताशा बेवकूफों की तरह ड्राइव करते रहते हैं, गाड़ियां भगाते रहते हैं, रेकलेसली चलाते रहते हैं, क्योंकि भी जान की कीमत जो है वो बड़ी कम, उस वाले लेवल पे जो कम माने। और वही चीज गवर्नमेंट की साइड से भी रेसिप्रोकेट होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जनता पुश करेगी तब, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज, तो ये आप गवर्नमेंट ही अगर ये तय कर देगी भाई वहां पर अगर आपके पास ये सेफ्टी मेजरमेंट्स है या पैरामीटर्स हैं, वो सेफ्टी पैरामीटर्स आप यहाँ पर क्यों नहीं लागू करेंगे? तो प्राइस आप अगर देखें तो ये BS6 लागू हो गया, एबीएस एयरबैग्स, ये सारी चीजें लागू हुई। एक बार जब पॉलिसी लेवल पे बात आती है तो मोरलेस आप फिर दिमाग चलने लगता है कि हाँ भाई, इसको कैसे कम से कम पैसे में हम लोग प्रोडक्ट प्लानिंग वाले कर लेते हैं काम। एग्जैक्टली आपको तो आइडिया है ही। थैंक यू सो मच भैया फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट जो है अच्छा लगा होगा। मुझे तो बड़ा मजा आया बात करके। आई होप मैंने जो बोला वो बहुत ज्यादा बोरिंग न लगे आपके व्यूअर्स को यार। नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं एटलीस्ट उनमें अवेयरनेस आए, तभी मैं सेफ्टी पे और इन सारी चीज़ों पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। मतलब एटलीस्ट जो भी है टेक्निकल एस्पेक्ट समझाने की कोशिश वगैरह करता रहता हूँ, ये सब चीज़ें। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।